जनाब फिजिक्स 1 2 3 हमारे पास 1 2 3 है व्हेन डायमीटर ऑफ पाइप बिकम 4 टाइम्स, डायमीटर को 4 टाइम्स कर दिया है तो स्पीड ऑफ फ्लूइड पे क्या असर पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। अगर आप इसके साथ 4 लगाओगे तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, तो स्पीड के साथ बनेगा 1/16। It means when diameter become 4 times, the speed will become 1/16. Correct option is option D. 1 to 4. What will be the angular displacement for a body start rotation with 5 revolution per second after 4 seconds? अब गौर से सुने, इसके दो आइडियाज हैं। स्टेटमेंट से ये मतलब जरूर जज करें कि मतलब क्या है। ये है जनाब एक बाड़ी, ये एक बाड़ी है। दो क्वेश्चन सुने, दोनों अलग अलग हैं। इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और इसने रोटेशन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोटेशन स्टार्ट हो गया है, रोटेशन स्टार्ट हो गया है और टाइम गुजर गया 4 सेकेंड, यानी इनिशियल 0 है, 4 सेकेंड तक इसने रोटेशन किया, तो 4 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, आपसे कह रहे हैं कि 5 है, 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। और अब अगर ये आपसे कहें व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, तो कीप इट इन योर माइंड। अब आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। इससे आप पहले क्या मालूम करोगे, पहले एल्फा मालूम करोगे। एल्फा मालूम करने के बाद फिर आप इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। फिर ये इस्तेमाल करोगे, एल्फा इधर पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, टाइम गिवन है, थीटा मालूम करोगे। ये तब होगा, ये तब होगा जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो और स्टार्ट ले लें और 4 सेकेंड के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी गई हो। इस मार्कर को देखें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, रवाना हो गया, मैं एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं दे रहा, 4 सेकेंड गुजर गए और 4 सेकेंड के बाद कह रहा हूं कि अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो ये अलग क्वेश्चन है। और अब मैं कहता हूं कि ये 0 पर है, इसने रोटेशन शुरू किया और 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से अभी से शुरू किया। अब बताओ कि 4 सेकंड के बाद इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ आ गई है? ये है मार्कर जनाब। फिर से सुने, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 99% स्टूडेंट इसको इस सिमरे में लेते हैं और ये गलत है। स्टेटमेंट जज करें, ये मार्कर है, रेस्ट में है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, रवाना हो गई बॉडी, रोटेशन शुरू, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रहा, पहले 4 सेकंड गुजारो, उसके बाद आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूं और कहूं कि इस 4 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। और इसने रोटेशन शुरू किया, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रहा, टाइम नहीं गुजार रहा, रोटेशन शुरू हो गई और फौरन मैं कहता हूं कि रोटेशन शुरू हो गई है 5 के साथ और इसी 5 के साथ 4 सेकंड गुजरे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कुछ समझ आई थिंक आपको आई या ना आई? लीनियर में आपको इजीली समझ आ जाएगी, लीनियर में समझ आ जाएगी। ये बॉडी है, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, लीनियर से समझ जाओगे, और इसने मोशन स्टार्ट कर दिया और टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, कितने सेकंड गुजर गए, और मैं आपसे कहता हूं कि यहां इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 5 हो गई। कितनी हो गई? यानी टाइम गुजरने के बाद में एंगुलर वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि रास्ते में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी, ये बॉडी रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसने मोशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही मोशन शुरू किया यहां से ही इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, यानी इनिशियल स्टार्ट से 0 ले लिया, लेकिन जब स्टार्ट ले लिया तो हमने जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो 5 है। अब इस 5 के साथ इसने 4 सेकेंड मोशन किया है, इस 5 के साथ इसने 4 सेकेंड मोशन किया है। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, और फर्क क्या है, इसके लिए इक्वेशन लगेगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले आप ए मालूम करोगे VF माइनस वी आई डिवाइड बाई टी से और फिर पुट करोगे, और इसके लिए इक्वेशन लगेगा S इज इक्वल टू मजा आ गई है, मतलब डायरेक्ट बॉडी मोशन स्टार्ट की, आपको मैं टाइम ना दूं, वेलोसिटी दे दूं और कहूं कि इस वेलोसिटी के साथ इतने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इट इज समथिंग एल्स। और मैं कहूं ये बॉडी स्टार्ट हो गई,
इतने टाइम इसने रोटेशन किया और फिर उसकी वेलोसिटी ये है, तो दरमियान में डिस्टेंस बताओ, दैट इज समथिंग एल्स। समझ आ गई है ना? बिग डिफरेंस अमंग द टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व होता है s इज इक्वल टू vt से, और दूसरा सॉल्व होता है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at। यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है इस पे गौर से देखें। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी स्टार्ट्स रोटेशन विद 5, यानी जैसे ही रोटेशन स्टार्ट किया तो कितने से स्टार्ट किया? 5 से। अब इस 5 से रोटेशन स्टार्ट करने के बाद अगर ये इस 5 के साथ 4 सेकंड तक रोटेट करे तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अब आपने इसका नेमुल बदल यूज नहीं करना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये गलत है। अब आपने इसका नेमुल बदल यूज करना है कि एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा और टी की जगह। को समझ आ गई है? बिकॉज मैंने एट द स्टार्ट आपको वेलोसिटी दी है और उसके बाद टाइम दिया कि इस वेलोसिटी के साथ इतने टाइम मोशन किया, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया, आप कितना जज कर गए? इट्स योर ऑन एबिलिटी। द सोल्यूशन फैक्टर इज that theta is equal to omega t. The statement implies that you cannot use omega it plus half alpha t square, and theta is equal to omega t is equal to omega कितना है? 5 revolution per second multiply by t कितना है? 4. So it will be equal to theta is equal to 5 की जगह 5, revolution होता है 2 pi, it is equal to 2 pi multiply by 4 divide by, बस सेकंड ही है, नीचे सेकंड ही है, रहने दे। theta is equal to 40 pi. The correct answer is 40 pi. The correct answer is 40 pi, and the correct option is option D. ठीक है। Let me solve question number 126. Tangential acceleration for an electron in first hydrogen orbit. अगर ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसके मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? What will be the tangential acceleration in it? 0. क्यों? Because tangential acceleration is equal to change in value of motion. Change in value of motion divided by time. लेकिन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, लिहाजा चेंज इन वैल्यू ऑफ मोशन क्या होता है? और इसीलिए इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. 127 ऑन द बोर्ड। जी जी, एक ही बात है ना, टेंजेंशियल लीनियर ही होता है, एंगुलर तो नहीं होता जी। हाँ हाँ समझ गया, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मिसप्रिंट है जनाब, मैंने खुद ऑप्शन ए रखा था। अगर मीटर पर सेकंड है तो आप नॉन सेलेक्ट करें, कर ले नॉन, लेकिन सच ये है कि टेस्ट मैंने हाथ से निकला है तो मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था, मीटर पर सेकंड नहीं दिया था, इसलिए कह रहा हूँ। एनी हाउ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, दैट गोल जी। 125 सॉल्व करते हैं, ये 126 था, अब 125 को देखिएगा। if we turn on a fan and it revolves with 2 radian per second square, हमने फैन ऑन किया, ऑन का मतलब है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड तक ये चलता रहे तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगा? तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। इसमें पुट करें, ये है जनाब 0 और ये है 2 और ये है 10। द आंसर इज 20। द आंसर इज 20 रेडियन पर सेकेंड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 127 को देखिएगा। 127 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ 2 kg एंड 2 मीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है? वो 2 मीटर है, तो रेडियस कितना बनेगा? 1 मीटर, और मास है जनाब 2 kg, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर चाहिए, तो वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, इट मीन द आंसर इज 4/5। ऑप्शन ए सही है। 128 की तरफ आए। 128 इज ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। कौन सी बात सही है? जब बॉडी फ्री फॉल में हो, तो फ्री फॉल में याद रखिए कि रियल वेट नॉन जीरो होता है और एपरेंट वेट इज जीरो, बट रियल वेट इज नॉट जीरो। व्हाट इज द एविडेंस के रियल वेट नॉन जीरो है? अगर रियल वेट जीरो होता तो बॉडी नीचे आती। बॉडी का नीचे आना, फॉल करना, इस बात का सबूत है कि रियल वेट उस पर लग रहा है। लेकिन एपरेंट वेट क्यों जीरो है? एपरेंट वेट क्यों जीरो है? एपरेंट वेट इसलिए जीरो है क्योंकि कोई बैलेंसिंग या मेजरेबल फोर्स या रिएक्टिव फोर्स मौजूद नहीं है। या इक्वेशन वाइज कहें कि T इज इक्वल टू mg माइनस ma, और यहाँ पर फ्री फॉल में ये भी g होता है, तो mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है 129।
क्वेश्चन नंबर 129, अपेरेंट वेट 0 और रियल वेट नॉन जीरो, मेरे ख्याल में ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है आई थिंक। 129, एम आर ओमेगा स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट शोज सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। 130, ये क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट फॉर्म इसका है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये इसका करेक्ट फॉर्म है, ये इसका बेसिक फॉर्म है। इसको देखकर बताएं कि इनमें से करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, अब अलग ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए, P इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा इंटू एम। ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर इंटू एम। और ऑप्शन सी, P इज इक्वल टू माइनस P इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा इंटू मास। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उसी से मॉडिफाइड है। जो इक्वेशन ऊपर लिखा है वो तो सिंपल है, आजकल बच्चों को भी पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ठीक है। कौन सा ठीक है इसमें से देख लें। इधर देखिए, ऐसे सॉल्व करते हैं, गौर करें। इधर देखें, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसको ब्रैकेट में बंद करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, बेसिक है, इसको तो याद रखोगे कि यही ठीक है। अब इस ठीक इक्वेशन को ठीक कैसे रखेंगे वो आप देख लीजिएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे मोमेंटम बनाना चाहता हूं तो मल्टीप्लाई बोथ हैंड साइड बाय मास, तो ओमेगा क्रॉस आर, मास इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, और ओमेगा क्रॉस आर इंटू एम, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये सही है। अब ये चेक करो, इसमें है तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि m की जगह m और p की जगह p, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो ये तो स्टैंडर्ड है ना। ये तो हमारे पास क्या है? बेसिक है या स्टैंडर्ड। सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन ऑर्डर बदल गया है। और हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर बदलोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो जनाब यहाँ पर है r क्रॉस ओमेगा और यहाँ पर है ओमेगा क्रॉस, बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, तो r क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस r इक्वल नहीं है। लिहाजा अगर वो स्टैंडर्ड है, वो ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ? ये ऑप्शन गलत हुआ। तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी गलत हुआ। अब इसको देखे, शाबाश, ये इंटरेस्टिंग है। इसके साथ प्लस है और p, इधर प्लस p ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इक्वल टू इक्वल, कोई हर्ज नहीं है। मास और मास ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन स्टैंडर्ड में यहाँ प्लस है और यहाँ, और वेक्टर में कोफिशिएंट में जो माइनस होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि लीनियर मोमेंटम ओमेगा क्रॉस आर के साथ सेम डायरेक्शन में होगा, प्लस मीन सेम डायरेक्शन, और ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि लीनियर मोमेंटम ओमेगा क्रॉस आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब इस पे देखते हैं, माइनस पी इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब देखिए, कहे सर माइनस एंड माइनस कैन बी कैंसल, माइनस माइनस कैन बी कैंसल्ड। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल, और अगर ये इसके सेम हो गया, ये गलत है, तो ये मोहतरम भी। दैट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज। और या ये तलाश करें तो ठीक है, या अगर माइनस के साथ लिखोगे तो फिर ये भी ठीक है जनाब के P इज इक्वल टू माइनस आर क्रॉस ओमेगा, माइनस आर क्रॉस ओमेगा m, ये भी ठीक है। ये दोनों रेफरेंस हैं और ये इस तरफ सारे गलत हैं। एनीहाउ लेट मी प्रोसीड। 131 ऑन द बोर्ड। 131 क्या कहता है? 131 कहता है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ इज g/r, देखते हो अंडर रूट g/r, ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है, तो ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, जानते हो ना, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम इज 4/3 पाई और r क्यूब।
So if it is mass of earth, then it is radius of earth. कुछ समझ आ रही है? इसका मतलब है that mass of earth represent that the speed of satellite around earth also a function of radius of earth as well. खबर आपको है भाई? उम्दक का मास से दसमें की उम्दक का मास से 6.018 10⁻²4। अगर इसी मास का रेडियस कम हो गया तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट कुछ और होगा, और अगर इसी मास का रेडियस ज्यादा हो गया तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट कुछ और होगा। सामने इक्वेशन है, मैं नहीं कह रहा, इक्वेशन जो कह रहे हैं वही कहेंगे। क्या मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं ले सकते? क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ नहीं होता? तो अगर ये होता है तो फिर कैसे डिनाई कर सकते हो? इट मीन के द स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सैटेलाइट मास। ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या ठीक होगा? ऑप्शन बी सही है। 132 देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क फॉर अ रिवॉल्विंग बॉडी इज डबल ऑफ रेडियस इन 2 सेकेंड। आपको टाइम दिया है 2 सेकेंड और आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिया है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क इज डबल ऑफ रेडियस। इस सेंटेंस में छुपा है कि थीटा इज 2 रेडियन, क्योंकि हमने पढ़ा है व्हेन रेडियस और आर्क बराबर हो जाते हैं तो फिर कितना बनता है? अगर आर्क रेडियस के 1 टाइम हो तो 1 रेडियन, तो अगर आर्क रेडियस के डबल हो जाए तो इट विल बी, और अगर आर्क रेडियस के 3 टाइम्स हो जाए तो इट विल बी 3 रेडियन। इसका मतलब है कि जब आपने हमसे कहा कि लेंथ ऑफ आर्क इज डबल ऑफ रेडियस, तो गोया आप हमें ये डेटा देना चाहते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 रेडियन। So angular displacement is 2 radian, time is 2 second, omega is theta by t, it is 2/2, it means 1 radian per second। 1 radian per second इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 में आंसर होगा A। 133 ऑन द बोर्ड, what will be the number of turns if a body rotating with 2 revolution per second is stopped in 10 second? अगर 10 सेकेंड में एक बॉडी रोकी गई हो, स्टॉप का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी उसकी है जनाब, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पर सेकेंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मैं इसको रिवॉल्यूशन से नहीं हटा रहा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स मांगे हैं हमसे, थीटा मांगा है थीटा, लेकिन इसमें कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बता दो। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है दैट थीटा हमसे रिवॉल्यूशन में मांग रहे हैं। किस चीज में मांग रहे हैं? 1 टर्न इज 1 रिवॉल्यूशन। तो अच्छी बात यह है कि हम वेलोसिटी को रिवॉल्यूशन से रेडियन में चेंज ना करें, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी को रेडियन में चेंज करेंगे तो थीटा का आंसर रेडियन में आएगा और फिर हम रेडियन को दोबारा रिवॉल्यूशन में चेंज करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप इस डेटा को रिवॉल्यूशन में ही इस्तेमाल करो तो आंसर भी रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, आंसर भी रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। अब सॉल्व करें, थीटा का कोई इक्वेशन है? बिल्कुल है, इक्वेशन हमारे पास है दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन है। तो थीटा हम मालूम करने वाले हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या है? आई की 0, टाइम कितना है? 10, प्लस हाफ की जगह हाफ। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला है ओमेगा एस माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। ये एक टी इस एक टी को ठिकाने लगा देगा, हमारे पास बचेगा दैट थीटा इज इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये है हमारे स्टूडेंट हाफ, और इसमें बचेगा ओमेगा एफ कितना है? 0, ओमेगा आई कितना है? ओमेगा आई 2 था ना, ये आपने कैसे 0 पुट करवा दिया? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ना 0 लेने, 2 10 क्या होता है? 20, और प्लस अपनी जगह 1/2 अपनी जगह पर। इधर ओमेगा एफ 0 है, माइनस ओमेगा आई कितना है? 2 है। टाइम तो कैंसिल हो चुका है और ये वाला टाइम कितना बचेगा? सिर्फ टी, क्योंकि नीचे का टाइम कैंसिल है। तो थीटा इज इक्वल टू 20 और प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल, 20 माइनस 10 मीन 10 टर्न। आप इसे 10 टर्न भी कह सकते हो, 10 रिवॉल्यूशन भी। अगर आपने इसको रेडियन में चेंज किया तो आने वाला आंसर रेडियन में होगा, और अगर आने वाला आंसर रेडियन में होगा फिर दोबारा रिवॉल्यूशन में जाओगे तो अपने लिए वैसे ही लेंथ कराओगे। समझ गए हो? आप डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। क्वेश्चन नंबर 134 प्लीज। if apparent weight is equal to real weight, अगर apparent weight और real weight आप इसमें बराबर हैं, the body will possess
जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? बिकॉज एपरेंट वेट और रियल वेट के दरमियान दो इक्वेशन है, एक होता है T इज इक्वल टू W प्लस ma और एक होता है T इज इक्वल टू W माइनस ma। ये अपवर्ड मोशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये डाउनवर्ड, लेकिन दोनों में अगर हम एक ही वैल्यू को क्या पुट करें, जीरो पुट करें, तो ये पार्ट खत्म और एपरेंट और रियल क्या हो जाएंगे। तो एपरेंट और रियल को बराबर करने का एक ही तरीका है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी का मास तो कभी जीरो नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो तो ma को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन मास तो कभी जीरो नहीं होता, लिहाजा एक्सेलरेशन मस्ट बी। सो व्हाट इज द कंडीशन for equality of apparent weight and real weight? That the body must possess zero acceleration. The body must possess zero acceleration. 135 please. Correct equation among the following. तो जनाब सबको पता है कि it is A is equal to R alpha. It is A is equal to R alpha. अगर इस इक्वेशन पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व करो शाबाश। A body in uniform angular motion possess linear acceleration is 5 meter per second square. If radius of circle is 1 meter, what is the angular acceleration? Option A, एक मिनट, it is 5 radian per second square. Option B, 5 revolution per second square. Option C, it will be 0.2 radian per second square. और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सॉल्व तो करें यार, सामने इक्वेशन लिखा है, सॉल्व क्यों नहीं करते हो सकता है आप जो देख रहे हो वो ना हो, आपकी कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा हो वो कुछ और हो। शाबाश, सामने इक्वेशन है तो फिर तो ये इक्वेशन गलत है। आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर प्लीज? आंसर बताइए खाना, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जब आपने कहा कि यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है तो अल्फा क्या हो गया? जीरो, और ऑप्शन क्या हो गया? दैटिक देजा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इसके साथ क्या करोगे? जब ये भी नॉन जीरो है, जब ये भी नॉन जीरो है तो ये जीरो कैसे हो गया? अगर ये आप जीरो ले रहे हो तो राइट साइड तो जीरो हो गया, और लेफ्ट साइड पर आप 5 ले रहे हो, लेफ्ट साइड पे आप 5 ले रहे हो, राइट साइड पे जीरो ले रहे हो, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा की तो दज्जियां उड़ गई ना। बताएं शाबाश, क्या होगा? हमने राइट साइड पे अल्फा जीरो लिया है, मानते भी हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है उसमें अल्फा नहीं होता, मैं एग्री भी हूं। तो अगर मैं ये जीरो ले रहा हूं तो राइट साइड तो जीरो हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड पे कह रहा हूं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे हो सकता है? ये धक्का आया, इस इक्वेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है? सेंट्रीपिटल, ये सॉरी, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्या है ये इक्वेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ है। यू कैन नॉट पुट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल नहीं होता, वो क्या होता है? द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल, और यहां पर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है। और टेंजेंशियल भी यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होता है? तो इक्वेशन ठीक है, समझ आ गई है? सेंट्रीपिटल इसमें पुट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। 136 क्या है? फॉर अ रोलिंग स्फीयर द रेशियो ऑफ रोटेशन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल, रोलिंग स्फीयर, तो ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जानते हो ना, और ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब सॉल्व करें, आसान है, लेंथी है जरूर। देखो हाफ हाफ और हाफ तो कैंसिल, अभी से कैंसिल करो, इजी होगा जी। हाँ तो स्फीयर की ले रहे हैं ना, तो ये 1/2 तो काइनेटिक एनर्जी में है, मैंने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट ही नहीं किया।
अभी आई सलामत है जनाब, मैंने इसको टुकड़े टुकड़े किया ही नहीं है। जब इसको स्प्लिट करूंगा तो इसकी जगह लिखूंगा 2/5 mr²। ये 1/2 तो काइनेटिक एनर्जी का अपना कांस्टेंट है, समझ गए हो ना। तो 1/2 1/2 1/2 कैंसल। अब स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू 2/5 mr² एंड ओमेगा स्क्वायर इज v²/r²। इधर भी होगा जनाब 2/5 mr² और v²/r² प्लस हाफ mv²। तो r² कैंसल। इन्होंने कहा है कि एनी हाउ जो भी है ये 2/5, देखो mv² और mv², तो mv² और mv² कैंसल। ऊपर बचेगा सिर्फ 2/5, नीचे बचेगा 2/5 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले ले तो 2/5 डिवाइड बाय इनका एलसीएम क्या आएगा 10/5 2 2 2 जार 4 प्लस 10/2 5 5 1 जार 5 8 जी। देखता हूं क्या आता है। 2/5 अपनी जगह पर और इसको उल्टा कर ले क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 10/9। व्हाट विल बी द आंसर 10 2 जार 20 और ये क्या बनता है 45। नाउ सॉल्व इट प्लीज। ये क्या होगा 5 पे होगा तो 4 और ये 5 पे होगा 9। अब कोई सोल्यूशन होता है इसका? मुझसे इधर कोई गलती तो नहीं हुई? सोशल का सब आने नशी साल को ले पर मैं पैवार साल को वही इसका मैं डायरेक्ट करता हूँ भाई, मैं नहीं लिख सकता हूँ। हाफ 2/5 और mv² डिवाइड बाय ये भी है जनाब हाफ 2/5 mv² प्लस हाफ mv²। अब ये 2 2 2 2 कैंसल। हाँ तो ऊपर 2 मैंने कैंसिल किया था, इसके साथ कैंसिल। एनी हाउ ये है जनाब 1/5 mv²। ये बचेगा, आप इस तरह सॉल्व करें और इधर भी होगा 1/5 mv² प्लस 1/2 mv²। mv² कॉमन लेने तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा सिर्फ 1/5, नीचे बचेगा एलसीएम 10 10/5 तो 2 2 1 जार 2 प्लस 10/2 तो 5 5 1 जार 5। ये आ जाएगा जनाब 1/5। ये 7/10 है, जब क्रॉस में लोगे तो 10/7 एंड इट इज 5 1 जार 5 5 2 जार 10। द रेशियो इज 2:7। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137। 137 says कि ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ 1000 kg ऑफ वाटर एंटर्स इन अ पाइप। ये है जनाब एक पाइप फ्लूइड डायनामिक्स का। इसमें m1 जो एंटर हो रहा है वो 1000 kg है। अब ये कह रहे हैं कि इधर से जो वॉल्यूम बाहर आएगा आप उस लिक्विड का वॉल्यूम बताएं, वाटर का वॉल्यूम बताएं। जो वॉल्यूम एंटर होने में मास दिया है और एग्जिट में वॉल्यूम मांग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। और हमने सीखा है फ्लूइड फ्लो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये हमें बताता है कि जितना मास पाइप में एंटर होगा उतना ही मास पाइप से बाहर आएगा। तो यानी यहां वॉल्यूम मालूम करने में हम जो मास पुट करेंगे वही पुट करेंगे जो इधर से एंटर हुआ, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास पाइप में एंटर होगा उतना बाहर आएगा। तो मास की वैल्यू है 1000 और आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज आल्सो 1000। सो द आंसर इज 1 मीटर क्यूब। कितने मीटर क्यूब? अगर 1000 किलोग्राम का पानी एक पाइप में एंटर हो रहा है तो उस पाइप के दूसरे सिरे से हर सेकेंड में 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर आएगा। एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। 138 प्लीज। 138 क्या है? व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए ड्रॉप फॉर्म्ड फ्रॉम 8 सिमिलर ड्रॉप। एक छोटा सा ड्रॉप है, अगर इसका टर्मिनल स्पीड जो है, अगर इसका टर्मिनल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, इसी तरह के 8 ड्रॉप्स आप इसमें कंबाइन हो गए, 8 ड्रॉप्स कंबाइन हो गए और उन 8 ड्रॉप्स से एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो इस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? इसके पीछे जो कहानी है वो ये है। प्रॉब्लम नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3।
न्यूमेरिकल नंबर 5 और एमसीक्यू नंबर 3। आपके एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 5 ये तीनों इस लॉजिक पे बने हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जब भी 8 ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम, हम प्रूफ कर सकते हैं बट इट विल बी अ क्वाइट लेंथी प्रॉब्लम। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि when 8 drops combine, the short form for MCQs is when 8 drops combine the terminal velocity become 4 times। तो जनाब अगर ये v होता तो हम इधर 4v ले लेते, अगर ये 4 है तो हम लेंगे 4 multiply by 4, the answer is 16 मीटर पर सेकेंड। एंड करेक्ट ऑप्शन जो होगा 138 में, ये ऑप्शन डी सही है। 139 जी जी क्या फिर अलग अलग होगा, फिर नहीं 2 नहीं ले सकते हो, हर एक का अलग कैलकुलेशन है। और इसको मालूम करने के लिए आपने रेडियस ऑफ 8 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप, पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि इधर रेडियस और इधर रेडियस में कितना फर्क है, और फिर ये रिलेशन इस्तेमाल करोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, इसमें वैल्यूज पुट करो तो रेडियस ऑफ 8 कंपेयर टू रेडियस ऑफ 1, फिर उस वैल्यू को देखकर इस रिलेशन से सोल्यूशन होगा। अगर 4 ड्रॉप्स कंबाइन होंगे तो फिर कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1, इससे आप R4 और R1 के दरमियान डिफरेंस मालूम करोगे और इधर पुट करोगे। हर एक प्रॉब्लम में अलग डेटा है, 8 ड्रॉप्स के लिए आपके एक्सरसाइज में ये 3 फैक्टर्स आए हैं इसलिए दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 139 पे बात करते हैं। 139 क्या है, द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल है, पाथ रैंडम है, लाउडनेस चेंज है, ऑल ऑफ दीज। टर्बुलेंट मीन ऑल ऑफ दीज, सारी बिगड़ी हुई बातें टर्बुलेंट में होती हैं जैसे कि आप में होती हैं। 140 इन फिगर बिलो नेट टार्क विल बी, कहते हैं कि इस फिगर में नेट टार्क क्या है, तो ये आपको टोटल डायमीटर 2 मीटर दिया है, इस तरफ ये 5 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ ये 5 न्यूटन का फोर्स, जीरो तो बिल्कुल नहीं होता। रीजन क्या है, कहें सर ये भी क्लॉकवाइज डेवलप कर रहा है और ये भी, और जब दोनों क्लॉकवाइज डेवलप कर रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि नेट टार्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। नेट टार्क क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं तो एंटी क्लॉकवाइज तो है ही नहीं, नेट भी क्लॉकवाइज। अब कितना होगा, तो अगर ये पूरा मोमेंट, अब पूरा डायमीटर 2 है तो इसका मोमेंटम कितना होगा और इसका मोमेंटम, तो इन दोनों से जो टार्क बनेगा RF वो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है, और इन दोनों से जो टार्क बनेगा टार्क Q इज इक्वल टू RF यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो भी इट मीन 5 प्लस 5 सेम डायरेक्शन तो एडिशन करोगे तो नेट टार्क इज 5 प्लस 5 इट मीन 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये करेक्ट ऑप्शन है। 141 की डिस्कशन हो रही है। टार्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज I अल्फा, जानते हो ना I अल्फा के बराबर है टार्क, ये भी। 142 इस इक्वेशन में कौन से दो क्वांटिटीज चेंज होती हैं किसी भी बॉडी के लिए और एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, विच इज द फिक्स्ड पैरामीटर ऑफ दिस इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी टार्क डबल तो अल्फा डबल बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए हो। अगर आपसे जनरल जस्ट छोटा सा स्टेटमेंट करूं, व्हेन टार्क बिकम डबल, दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए I अल्फा डबल, ऑप्शन बी अल्फा डबल, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, और ऑप्शन डी बोथ A एंड B। अब आंसर क्या होगा, अगर हम टार्क डबल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो नगाटा खबरदार तस वो सर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो राइट पे जरूर होगा, पदी खुमीमान रोड है देखा ना फसाना था। तो आपका सर अगर इधर डबल लगाओगे तो इक्वेशन के राइट साइड पर भी क्या लगाओगे, इट मीन व्हेन टार्क बिकम डबल तो द प्रोडक्ट ऑफ I एंड अल्फा मस्ट बिकम, इट मीन के I अल्फा का प्रोडक्ट भी डबल होगा, ये जरूरी है। अब इसके साथ तो 2 किसने लगाया, इसके साथ 2 हमने लगाया, इधर ये 2 कहां से आएगा, या इसकी वजह से आएगा या इसकी वजह से, वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा कि ये क्या रहेगा, इसका मतलब है कि I अल्फा के वैल्यू को डबल करने का ठेकेदार जिम्मेदार कौन है,
अल्फा। तो अगर इधर 2 आया है तो हकीकत में ये 2 किसके आगे लगना चाहिए? अल्फा के आगे। तो जब टार्क डबल होता है तो आई अल्फा भी डबल, लेकिन आई अल्फा को डबल अल्फा ने किया, लिहाजा अल्फा भी क्या हो गया? डबल। लेकिन आई रिमेन्स कांस्टेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड। व्हेन टार्क बिकम डबल, अल्फा विल बिकम डबल, एंड बिकॉज ऑफ अल्फा डबलिंग आई अल्फा विल आल्सो बिकम डबल। समझ आ गई है? ये दोनों डबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 141। 141 क्या कहता है? ये तो हो गया है। 142 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, तो एम आर स्क्वायर ही है, इसमें क्या है? 143 इफ टू बॉल्स आर हैंगिंग वर्टिकली, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये दोनों वर्टिकली लटक रहे हैं और आप इसके अंदर से दरमियान से तेजी से हवा ब्लो कर रहे हैं, तो ये आपस में क्लोज होंगे या दूर होंगे या कांस्टेंट रहेंगे? आप कहेंगे सर जब इधर आप ब्लो या हवा का स्पीड ज्यादा कर रहे हो तो इस साइड पे प्रेशर क्या होगा? कम, और बाहर से प्रेशर क्या हो जाएगा? तो जब बाहर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ऑप्शन बी सही है, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। 144 अच्छा बताएं बर्नौलीज इक्वेशन वर्क्स ऑन, आप आंसर दें मुझे प्लीज। बर्नौलीज इक्वेशन वर्क्स ऑन, ऑप्शन ए, वहां से तो डिराइव हुआ है। ऑप्शन ए, इट वर्क्स ऑन प्रेशर ऑफ फ्लूइड, इट वर्क्स ऑन प्रेशर इन फ्लूइड, और इट वर्क्स ऑन प्रेशर ऑन फ्लूइड। शाबाश। देयर आर 3 प्रेशर, फ्लूइड से वाबस्ता प्रेशर 3 है। ये जो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ते हो, ये कौन सा प्रेशर है? इसमें ये फ्लूइड का प्रेशर ऑन फ्लूइड है या प्रेशर इन फ्लूइड है या प्रेशर ऑफ फ्लूइड है? शाबाश। बर्नौलीज इक्वेशन वर्क्स ऑन विच प्रेशर? इट वर्क्स ऑन प्रेशर इन फ्लूइड, इट वर्क्स ऑन प्रेशर इन फ्लूइड। बर्नौलीज इक्वेशन वर्क्स ऑन प्रेशर इन फ्लूइड, और सिर्फ प्रेशर इन फ्लूइड ही स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो होता है वो, आप जब फ्लूइड आता है तो डायरेक्ट जिस चीज से टकराता है उसको बोलते हैं। अगर इधर से तेजी से फ्लूइड आएगा, उसके सामने बॉडी रखो, फिर देखना उस पर ज्यादा प्रेशर लगाता है या कम। स्पीड जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा, और स्पीड जितना कम होगा उतना कम। और प्रेशर इन फ्लूइड इसको बोलते हैं। ये मेरा हाथ फ्लूइड का मॉलिक्यूल है और ये दीवारें हैं, पाइप है जिसमें ये फ्लो कर रहा है। अगर मेरा हाथ रैपिडली जाएगा तो इसको इस दीवार के साथ इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, तो प्रेशर इन द फ्लो जो है वो कम होगा, प्रेशर इन द फ्लो कम होगा, लेकिन प्रेशर ऑफ द फ्लो ज्यादा होता है। जब स्पीड ज्यादा होता है तो प्रेशर ऑफ फ्लो ज्यादा होता है और प्रेशर इनसाइड फ्लो कम होता है। समझ आ गई? बर्नौलीज इक्वेशन में कौन सा प्रेशर होता है? प्रेशर इन फ्लूइड। वो प्रेशर जो फ्लो में होता है, जो फ्लो का प्रेशर होता है वो नहीं होता इसमें। लेट मी प्रोसीड। 144 प्लीज। 144 अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। एक बंदा है, मैं ये रेलवे स्टेशन है और मैं इधर खड़ा हूं, मेरे सामने से तेजी से ट्रेन गुजर गई और जैसे ही वो गुजर गई तो मैं उसके पीछे गिरने की टेंडेंसी मुझ में पैदा होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक्चुअल वजह डिफरेंस इन प्रेशर है। मेरे सामने हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे बैक साइड पे भी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों का फ्लो एक जैसा है। तो इधर से हवा मेरे सामने से जिस स्पीड से गुजरती है और इधर से मेरे सामने से जो जिस स्पीड से गुजरती है, स्पीड सेम है, तो मेरे बदन से इंटरेक्शन इक्वल है। तो इधर से मुझ पर अगर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है तो बैक से भी लगता है, तो मैं स्टेबल होता हूं। लेकिन जब ट्रेन मेरे सामने से तेजी से गुजर जाए तो इधर मौजूद एयर मॉलिक्यूल को वो क्रश करके दूर फेंक देती है, तो यहां से मुझ पर जो प्रेशर लगता है वो खत्म हो जाता है और बैक से जो प्रेशर लगता है वो वही रहता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मैं मूविंग बॉडी के पीछे गिरता हूं, लेकिन प्रेशर डिफरेंस ओरिजिनल वजह है। इसका इनडायरेक्ट वजह क्या है? द हाई स्पीड ऑफ, अगर ट्रेन स्लोली स्पीड से आएगा तो फिर आप उसके पीछे नहीं गिरते, क्योंकि जब स्लो आता है तो वो एक एक मॉलिक्यूल को वहां से हटाता है, तो एक दो मॉलिक्यूल को हटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अभी वो एक मॉलिक्यूल को हटा देगा, इतने में 2-3 मॉलिक्यूल फिर उधर आ जाते हैं, तो डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तो तब आता है जब वो रैपिड मूव करे, तो एक ही झटके में सारे मॉलिक्यूल को हटा देता है, तो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कुछ समझ आ गई है?
So the actual reason is difference in pressure, but the indirect reason is the high speed of train. The high speed of train. मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी आई डोंट नो आपके माथे की ये गुंजे कब खत्म होंगे, वो आपकी किस्मत के में आपके साथ पैदा हुए हैं। 144 जो है जनाब, इसमें क्या होना चाहिए? हाई स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें है जनाब हाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ऑप्शन बी ठीक है, और ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं। 145 क्या है? 145 कहता है कि द टॉर्क इन अ स्पिनिंग स्फीयर इज 10 न्यूटन मीटर। इफ इट एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट विल बी टॉर्क डिवाइड बाय अल्फा। टॉर्क की वैल्यू क्या है? 10 है, और अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 2। द आंसर इज 5 यूनिट्स होगा। ऑप्शन इसमें है सी सही है। 146 प्लीज। जी जी, क्या है? केजी मीटर स्क्वायर है ना, ये केजी मीटर स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर अजीब लिखा है, आप क्या कर सकते हो? केजी मीटर स्क्वायर है ना, ये देखो एम आर स्क्वायर नहीं होता, एम आर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मास का यूनिट केजी और इसका यूनिट मीटर और ऊपर स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर इसके साथ लिखा हुआ है फ्रेंड्स के दौरान, इसलिए पता तो चलता है कि केजी मीटर स्क्वायर ही है। 146 प्लीज। द स्पीड ऑफ फ्लक्स फ्रॉम हाफ फिल्ड रिजर्वायर ऑफ हाइट 4 मीटर, क्या होगा? स्पीड ऑफ ए फ्लक्स का फार्मूला होता है 2gh अंडर रूट, जानते हो ना? तो अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 2 की जगह 2, जी की जगह जी, हाइट की जगह क्या पुट करूंगा? इन्होंने कहा 4 है, लेकिन इस फार्मूले में हाइट ऑफ रिजर्वायर नहीं, हाइट ऑफ फिलिंग है, हाइट ऑफ फिलिंग, जहां तक वो रिजर्वायर फिल्ड है। अगर रिजर्वायर में एग्जिट बॉटम में है, एग्जिट बॉटम में है, तो ये हाइट जो है वो फ्लूइड के टॉप तक है, ये रिजर्वायर के टॉप तक नहीं है। अगर टैंक की 4 मीटर की है, ये एग्जिट है, अगर ये 4 मीटर की है लेकिन बड़ी है आधी, तो आप ये यूज करोगे, ये 4 यूज नहीं करोगे। तो यू हैव टू पुट 2 एंड इट इज 4g अंडर द रूट, इट इज 4g अंडर द रूट। द करेक्ट ऑप्शन इज 4g अंडर द रूट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 147। क्या कहता है? टर्मिनल स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, बताएं शाबाश। तासुपुएगी पर टर्मिनल स्पीड का फार्मूला 2/9 रो बाई ईटा आर स्क्वायर और जी। अब बताएं शाबाश, ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप कहें सर ये डेंसिटी देख रहे हो, ये किसकी डेंसिटी है? फ्लूइड की है या बॉडी की है? इज दिस द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और बॉडी? इट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। तासु बिल्कुल सिर्फ याद अव्वल का हुई, बाकी पट्टे की न पोएगी कसम दे। वल्ला एक बात नहीं समझते हो आपको, वैसे ही बस ये इतने ज्यादा ये पंडू की इन्फॉर्मेशन डाली हो दे दिमाग से वो रूले इन्फॉर्मेशन के गटनियां उठा रहे हो और इस दिमाग में घुसा रहे हो। आपको इतना नहीं पता कि इसमें डेंसिटी बॉडी की है या फ्लूइड की है ही नहीं। मतलब ये है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि एक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी 1 है, और मैं कहूं कि रेडियस ऑफ बॉडी भी 1 है, और मैं कहूं कि विस्कोसिटी भी 1 है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? तो आप इसमें फौरन पुट करके बता दोगे कि सर ये होगी, हालांकि मालूम ही नहीं कर सकते हो जब तक आपको बॉडी की डेंसिटी गिवन ना हो, आप मालूम नहीं कर सकते हो। तो इट इज नॉट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। एंड रेडियस, ये आर किसका है? ये भी बॉडी का है। और ये किसका है शाबाश? ये फ्लूइड की है, विस्कोसिटी फ्लूइड की। और ये क्या है? ग्रेविटी को शो करता है। तो देखो बॉडी की बातें हैं तो टर्मिनल स्पीड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बॉडी। फ्लूइड की बात है तो टर्मिनल स्पीड डिपेंड्स अपॉन फ्लूइड एज वेल, नेचर ऑफ फ्लूइड एज वेल। और ग्रेविटी का फैक्टर भी है तो टर्मिनल स्पीड आल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ओमियो बॉडी दा, अगर आप उसको अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलीज करोगे, यानी मून पर उसको रिलीज करोगे, तो टर्मिनल स्पीड कुछ और होगा। और उसी बॉडी का अर्थ पर ग्रेविटेशनल स्पीड में कुछ, टर्मिनल स्पीड कुछ और होगा। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और फ्लूइड पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है। इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये है जनाब ऑल ऑफ दीज। 148 फॉर द गिवन फिगर सैटेलाइट रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, जब ऑर्बिट सेम तो स्पीड सेम, और जब स्पीड सेम तो रेशियो इज इक्वल टू 1:1। खबर खत्म। 149 में क्या है?
द रियल वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू, रियल की बात हो तो वो mg के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, 150। और 150 कहता है कि टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री, बट 120 डिग्री है, 120 रेडियन नहीं है। दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में फर्क कितना होता है? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या है? तो आप मुझसे कहें सर ऐसे लिख सकते हैं, आप गौर करें, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह कि अगर मैं कहूं कि इट इज 60 प्लस 60 लिख सकता हूं ना, और 60 इज पाई बाई 3 एंड 60 इज पाई बाई, तो पाई बाई 3 मीन के 2 पाई बाई 3 रेडियन, इट इज 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के दरमियान जो फासला होता है वो होता है 2 पाई बाई 3 रेडियन। 151 क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? हाफ, ये इन्होंने गलत लिखा है लेकिन ये रो है। हाफ रो वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो एक स्टूडेंट होगा जो इधर डेंसिटी का यूनिट पुट करेगा और वो पुट करेगा जनाब केजी पर मीटर क्यूब, और इधर मीटर क्यूब पुट करेगा, समझ आ रही है? तो वो डेंसिटी पुट करेगा फिर मीटर क्यूब पुट करेगा, इसका स्क्वायर लेगा, और एक स्टूडेंट सोचेगा कि सर ये टर्म मैंने कहीं देखा है, और उसे याद आएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन में देखा है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जानते हो ना? और वो कहेगा सर हमने पढ़ा है कि इक्वेशन में जो टर्म आ जाए सब का डायमेंशन क्या होता है, तो इट मीन के इसका भी डायमेंशन प्रेशर से मिलेगा और इसका भी डायमेंशन प्रेशर से मिलेगा। सो द डायमेंशन ऑफ रो जी एच, हाफ रो जी एच रो वी स्क्वायर, सॉरी हाफ रो वी स्क्वायर डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर। ऑप्शन डी सही है। 152, एन एलिवेटर इज मूविंग डाउन, नीचे आ रहा है विद 9.8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो बताएं एपरेंट वेट क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है इट मीन के इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, इट मीन के इसमें नेट एक्सेलरेशन क्या है? और जब नेट एक्सेलरेशन 0 हो तो एपरेंट और रियल वेट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अ सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड या वेलोसिटी मीन्स कि एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एपरेंट वेट और रियल वेट आपस में बराबर होंगे। 153 की बात हो रही है। 153 क्या है? Two satellites of masses 3m orbit the earth in a circular orbit of radius r and 3r respectively. मासेस अलग है, रहने दें, स्पीड का रेशो मांग रहे हैं, तो याद रखिए स्पीड का रेशो अंडर रूट और इनवर्स टू रेडियस, तो r2 बाय r1। अब अंडर रूट की जगह अंडर रूट, r2 जो है वो 3r है और r1 जो है वो r है। अगर मैंने उल्टा पुट किया तो आप बता दें, यौम से रीड को मैंने उल्टा पुट किया होगा। 153 की बात कर रहा हूं जनाब, अगर ऑर्बिट इन r एंड, हाँ ठीक है, तो द आंसर विल बी अंडर रूट 3/1, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन आप खुद डिसाइड करें। (154) 154 क्या है? When apparent weight becomes double, then the body moves upward with, अगर apparent weight डबल हो गया है रियल वेट के तो बॉडी अपवर्ड मूव करेगा, ये तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर डाउनवर्ड मूव करता तो फिर तो apparent weight कम होता है, अपवर्ड में apparent weight ज्यादा है। इट मीन अपवर्ड है तो अपवर्ड का एक्सेलरेशन कितना होगा हम मालूम करेंगे। आप कहें सर अपवर्ड का इक्वेशन है इट इज W प्लस ma, आपने कहा कि ये डबल हो चुका है, सो आई कैन पुट इज 2W, एंड W की जगह W प्लस ma अपनी जगह पर, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 2W माइनस W इज इक्वल टू ma, ये 2W माइनस W इज इक्वल टू ma, और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय mg इज इक्वल टू ma, तो ma कैंसल, mm कैंसल, a इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मोशन करे और इसमें एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाए तो इसका जो एपरेंट वेट होगा वो रियल वेट के बिल्कुल डबल होगा। 10 kg की बॉडी आपको 20 kg की महसूस होगी अगर वो अपवर्ड एक्सेलरेशन 9.8 के साथ मूव करे। 155 एक एलिवेटर है, असेंडिंग का मतलब है ऊपर जा रहा है। एक एलिवेटर असेंड हो रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज पर सेकेंड,
देखो इस सेंटेंस को देखे 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इंक्रीज जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? पर सेकेंड इंक्रीज या पर सेकेंड डिक्रीज जो है वो एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा एक्सेलरेशन मिला है 5 यूनिट, एक्सेलरेशन 5 यूनिट्स है, अपवर्ड मूव कर रहा है, अपेरेंट वेट क्या होगा? तो mg प्लस ma। तो आप कहेंगे सर मास ऑफ द बॉडी इन्होंने हमें दिया है 155 में है, मास ऑफ बॉडी 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो t इज इक्वल टू 100 प्लस 50, 150 है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में 9.8 पुट किया है, तो इट मीन कि इट विल बी इक्वल टू 147 है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 147 होगा। और 156 हम सॉल्व करने वाले हैं। द फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप इज 20। भाई फ्लो रेट की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं इफ व्हाट इज द फ्लो स्पीड, अगर एरिया, इफ एरिया इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द स्पीड। आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इज कॉल्ड फ्लो रेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में है। फ्लो रेट इज इक्वल टू ए वी, फ्लो रेट 20 है, एरिया जो है 4 है, स्पीड मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 157 डिस्कस हो रहा है। ये है 2 लेवल्स ऑफ फ्लूइड आर 10 मीटर अपार्ट, व्हाट विल बी द नेट प्रेशर। तो प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड, इट इज प्रेशर इन फ्लूइड नॉट प्रेशर ऑफ फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड जो है उसकी नेट वैल्यू होती है रो जी एच। ये कहते हैं कि रो की जगह रो, जी की जगह जी, और हाइट यानी लेवल, डिफरेंस इन लेवल है, और डिफरेंस इन लेवल इज 10, तो इट इज 10 मल्टीप्लाई 10 रो जी, अगर जी हम 10 पुट करें तो इट इज 100 रो होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। 98 रो लिखा है, ये एस नहीं ये रो है, असल में इन्होंने इसको 9.8 पुट किया है जी को, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज 98 रो। ये आंसर ठीक है, लेकिन इस एस को रो कर दें, ये एस नहीं है, ये क्या है? ये रो है। 98 रो बनता है। 158 प्लीज, 158 है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी है बेचारी ऐसे घूम रही है, देखें ये सर्कुलेशन है। हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ, तो जाहिर है या नॉर्थ की तरफ होगा या राइट हैंड बताएगा। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये हमें दे रहे हैं, इसके मुताबिक अगर हम तम रखेंगे तो किसकी तरफ बनता है? अगर ये एरोज ये इस तरह दे देते ऐसे, तो फिर अपना हाथ ऐसे ना रखता, फिर मैं ऐसे रखता, तो फिर किस तरफ बनता? इट मीन के अभी जो राइट हैंड रूल बता रहा है कि इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ आई एम सॉल्विंग 159। 159 क्या कह रहा है? द टॉर्क एक्टिंग ऑन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, जब आपने कहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का मोशन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में अल्फा क्या होता है? और जहां अल्फा 0 तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जब अल्फा 0 तो टार्क भी यूनिफॉर्म मोशन में टार्क 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। 160 सेज, कम दिखाना, 160 diameter of pipe 1 is double of diameter of pipe 2, what will be the correct relation among the speeds। आसान है, कहते हैं डायमीटर 1 डबल ऑफ डायमीटर 2 है, तो आप याद रखें कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह गौर से देखें, इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इनकी जगह स्पीड लिखूंगा तो कौन सा रिलेशन है? इजी डिटेक्शन करा रहा हूं, इनवर्स। इनवर्स का मतलब कि जहां D1 है वहां V2 लिखोगे, इक्वल की जगह इक्वल, और जहां D2 है वहां V1 लिखोगे, लेकिन स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। किसके साथ? तो स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये जो इधर जो वैल्यू होंगे ये वाले वैल्यूज उसके स्क्वायर से आएंगे, तो इट मीन के V2 और V1 के दरमियान इधर कौन सा रिलेशन होगा? अंडर रूट 2 होगा। समझ गए हो ना? वो उसके स्क्वायर के बराबर है। हाँ ये स्क्वायर के है, तो ये क्या होगा? 4 ये इसके स्क्वायर के साथ इनवर्स है, तो यहां पर जो कुछ होगा उसका स्क्वायर लोगे क्योंकि स्क्वायर के साथ इनवर्स है।
और इनवर्स है तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह ये शॉर्ट फॉर्म है। कपदी न कोई खाम लेंथी कैलकुलेशन का वही। तो हमारे पास यहाँ आंसर है V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। तो फिर ऐसे सॉल्व करें कि V1 होगा तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर D1 स्क्वायर, और V2 होगा तो दैट इज 1 ओवर D2 स्क्वायर। फिर इसको इस पे डिवाइड करें तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 1 ओवर D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1। ये ऊपर जाएगा ना, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू D2 की जगह D2 स्क्वायर, लेकिन D1 इज डबल ऑफ D2 तो डबल ऑफ D2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 4 और D स्क्वायर कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। कपदे सॉल्व क्यों कपदे सॉल्व किया अपनी, हाँ ठीक है आप ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। 161 A falling raindrop acquires terminal velocity on account of viscous force। ये टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है? जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए, यानी किसकी वजह से मिलती है? ड्रैग फोर्स की वजह से। तो ऑप्शन ए ठीक है। 162 क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? एक चक्कर लगाता है तो 12 आवर लेता है। सो द टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर। 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन t-2 अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तो डायमेंशन नहीं होता तो ऊपर जाएगा t-2 बन जाएगा। 164 हमारा क्वेश्चन। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये जमीन है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, सैटेलाइट ऐसी जगह पर है कि उसका हाइट भी आर के बराबर है, तो इसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा? जी भी होगा, एम भी होगा। स्मॉल आर मीन पूरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r, तो आप इसकी जगह 2r लिख सकते हैं अलॉन्ग विद अंडर रूट, और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 says linear velocity vector and angular velocity vector are always perpendicular। कौन से एंगल पर होंगे? 90 पे। वजह बताएं। क्योंकि v जो है वो टेंजेंशियल होता है और ये जो है ये एक्सियल होता है, और एक्सियल और टेंजेंशियल के दरमियान 90 डिग्री का फर्क होता है। 166 क्वेश्चन नंबर 166 ये है जनाब, द नेट वेलोसिटी एट टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये है जनाब सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर v अपवर्ड है तो इसके अपोजिट साइड पर वेलोसिटी v और डाउन होगी। और जब आप दो वेक्टर्स का नेट लेते हो जिनका मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लिहाजा नेट वैल्यू क्या होगी? सो द नेट वेलोसिटी of the two velocities at the opposite sides of a circle in uniform circular motion is always equal to 0। शाबाश, आंसर होगा 0। 167 एवरेज नहीं है जनाब, ये नेट था। 167 when time period of a body in angular motion is t then angular displacement after t by 2। सीधी सी बात है कि पूरे टाइम पीरियड में 360 होता है, तो आधे टाइम पीरियड में कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 168 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A body revolving in a circle, torque और work due to centripetal force। तो भाई टार्क भी 0 और वर्क भी 0। अगर मैं कहूं रीजन क्या होंगे? सेंट्रिपेटल फोर्स बाय सेंट्रिपेटल फोर्स, वर्क 0 टार्क 0। बस रीजन बताओ। वाई टार्क बाय सेंट्रिपेटल इज 0, आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नहीं भाई, सेंट्रिपेटल फोर्स का टार्क इसलिए 0 होता है बिकॉज मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ सेंट्रिपेटल इज 0, सो टार्क इज 0। और अगर कोई कहे कि सेंट्रिपेटल का वर्क क्यों 0 है तो ये मत कहना कि 90 डिग्री, बल्कि कहोगे बिकॉज सेंट्रिपेटल फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एनर्जी। ये इंक्रीज और डिक्रीज एनर्जी नहीं करता, और जहां एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता वहां वर्क नहीं होता। वर्क जहां भी होता है व्हेन वर्क इज नॉन जीरो देयर मस्ट बी एन इंक्रीज और एन डिक्रीज इन वर्क इन एनर्जी, बगैर इसके नहीं है। अब कहेगा सबूत दे सकते हो, तो फिर क्या कहोगे? कहोगे कि भाई हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स तो कयामत तक रहेगा,
लेकिन उसकी एनर्जी कयामत तक कांस्टेंट रहेगी, जो भी है वही रहेगी, ना उस एनर्जी में इंक्रीज आएगा और ना उसमें, जब तक वो उस ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर रहेगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स ना एनर्जी दे सकता है और ना एनर्जी, और जो फोर्स एनर्जी दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, वो कोई वर्क नहीं करता। 169 क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ ए बॉडी रिवॉल्विंग विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड इज एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड आप जानते हैं कि 2 पाई बाई टी होता है ना, तो ये 2 की जगह 2 पाई की जगह पाई, और टाइम पीरियड कितना है? आई डोंट नो क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग विद टाइम पीरियड ऑफ 4, सही है ना?